अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी डिस्कशन आपसे करना चाहूँगा रिगार्डिंग दी टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021 जो सिंध प्रोविंस सिंध की जो है, राइट। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द पीएसटी एंड जीएसटी। कैसे अपॉइंटमेंट होंगी, इंटरव्यूज़ होंगे नहीं होंगे, यूसी ताल्लुका फ़लाना फ़लाना सारी चीज़ें। और हार्ड एरियाज़ के बारे में भी कुछ बताना है। आई मीन हार्ड एरियाज़ की डेफिनेशन क्या है, कहाँ फॉल कर रहे हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी इस रिगार्ड। पहले मैं ज़रा हार्ड एरियाज़ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है यहाँ पर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट का 2021 का। असल में हार्ड एरियाज़ के बारे में तो पहले ही काफ़ी चीज़ क्लियर हो चुकी थी, फिर भी देखिए हार्ड एरियाज़ ये लोग किस चीज़ को कह रहे हैं, मतलब कौन से एरियाज़ को कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यूनियन काउंसिल्स लोकेटेड इन रिमोट कोस्टल कच्चो काशो डेजर्ट और माउंटेनी एरियाज़ आर हेयर बाय नोटिफाइड एज हार्ड एरियाज़। ठीक है, इस तरह के एरियाज़ जो हैं जो रिमोट हैं और कोस्टल एरियाज़ की तरफ हैं, मतलब या डेजर्टेड एरियाज़ में हैं या माउंटेनियस एरियाज़ में थोड़ा पड़ते हैं वो एरियाज़, उनको इन्होंने हार्ड एरियाज़ कहा गया है। अब यहाँ पर जाकर कोई जॉब नहीं करेगा ना, अब मतलब हैदराबाद से निकल के मैं अगर चला जाऊँ पहाड़ों में, वहाँ पे अगर कुछ लोग रह रहे हैं उनको बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से जो है उन्होंने हार्ड एरियाज़ कहा गया है। कोस्टल एरिया के करीब, यानी कि जहाँ थोड़ा दरिया समंदर वगैरह लग रहा है। रिमोट एरियाज़, दूर जो एरियाज़ हैं, माउंटेनी डेजर्टी एरियाज़ हैं, थर पारकर वगैरह समथिंग लाइक दैट। अब वो जो हैं हार्ड एरियाज़, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में उनके कौन से ताल्लुक़ हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप लोग सब अपने अपने देख लीजिएगा। ये मैं वन बाय वन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक़ नारा, ये और इसकी ये सारी यूनियन काउंसिल्स आ रही हैं, ये हार्ड एरिया में फ़ॉल कर रही हैं। अब हार्ड एरिया में फ़ॉल करने का मकसद है कि इनके ऊपर वो क्राइटेरिया लगेगा 33% वाला जो अभी कैबिनेट से मंजूर हुआ है। तो जो लोग खैरपुर डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक़ नारा से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, और उनकी यूनियन काउंसिल इनमें से अगर किसी में आ रही है, तो उनके ऊपर वो चीज़ 33% वाली एप्लीकेबल है, वो जो क्राइटेरिया है पासिंग वाला। ये आप देख सकते हैं, यूनियन काउंसिल सारी यहाँ पर है। आगे चल रहे हैं, सखर का एक ताल्लुक़ा है, व्हाट्स दैट, सल्चपट, ओके सल्चपट, और इसकी ये जो है वो सारी की सारी यूनियन काउंसिल्स हैं, ये आप देख लें, पन्नो आकिल और ये, ठीक है। इसी तरह से घोटकी जो है, उसकी जो है घोटकी में ढरकी और ये कंगड़, इसमें ये कुछ यूनियन काउंसिल्स हैं, ये हार्ड एरिया में आ रही हैं। कश्मोर कंडकोट में ये क्या लिखा है, ये तंगवानी और ये चील लाशारी और ये सारे जो एरियाज़ हैं ये हार्ड एरियाज़ में आ रहे हैं। जैकोबाबाद में अगर आप आ जाएँ रीजन में, तो जैकोबाबाद में घड़ी खेरो और थल और ये इनके यूनियन काउंसिल्स ये हार्ड एरियाज़ में आ रहे हैं। सेम गोट फॉर है यहाँ पे, ये कंबर शहदाद कोट, और ये तो डिस्ट्रिक्ट है, और ये इनका ताल्लुक़ा और ये इनकी यूनियन काउंसिल, सही है। दादू और दादू के अंदर मेहर, ये जो है वो ताल्लुक़ा और ये इनकी यूनियन काउंसिल्स हैं। आप लोग सब देख लीजिएगा पॉज करके वीडियो, जिसका जहाँ पे लाए कर रहा है। अब ये इनकी कितनी बड़ी वो है कि ये मेरे ख़्याल से जाम शोरो है, आई थिंक ये जाम शोरो है, ये छुप गया स्टैम्प के अंदर। ये जाम शोरो में थाना बुल्ला खान, यहाँ की प्याज बड़ी मशहूर होती है, सुना है बहुत बड़ी बड़ी होती है, और सहवन, ये दोनों लग रहे हैं रीजन्स, और इनके ये पर्टिकुलर यूसीज़ जो हैं, इसमें जो लोग फॉल कर रहे हैं वो हार्ड एरियाज़ के अंदर आएंगे। ठीक हो गया। और इसके अलावा एक और भी इसकी सेकंड पिक्चर भी है, मैं वो लगा देता हूँ, तो ताकि ये हार्ड एरिया वाला मसला आप लोगों का हल हो जाए। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट खुद ही देख लें और फिर खुद ही समझ लें, ठीक है। और जामशोरों में ही फिर ये मंझंद, थोड़ा सा और जूम, ओके, और फिर ये इनकी यूसेस पर्टिकुलर आ रही हैं। थरपारकर के अंदर ये छाछरो, धाली, दिपलो और इस्लाम कोट, कलोज, मिट्टी, मिट्टी भी इसी में ही आ रहा है, अच्छा, मिट्टी और नगर पारकर, इनकी ये सारी यूसीज़ हैं। आप देख लीजिएगा सब, मैं ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ ताकि आप लोग पॉज कर करके देखते रहो सारी चीज़ें, ठीक है। ये पर्टिकुलर यूसीज़ हैं इन पर्टिकुलर ताल्लुक़े की और इस पर्टिकुलर रीजन की। थरपारकर से आगे बढ़ रहे हैं हम, उमरकोट पे आ जाते हैं। उमरकोट में उमरकोट का ही रीजन आ रहा है और इसमें ये सारी यूसीज़ आ रही हैं, सैकड़ों, खोकरा पार और फ़कीर अब्दुल्ला, सही है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आगे सांगड़, सांगड़ में खिप्रो, और खिप्रो की ये सारे यूसीज़ जो आ रहे हैं ये सब हार्ड एरियाज़ में फॉल कर रहे हैं। ठट्टा भी हार्ड एरिया में फॉल कर रहा है। कोई मुझसे पूछ रहा था सर ठट्टा का क्या हिसाब किताब है, तो आप देख लें जो भी हैं
आपका ठट्टा में ये जो ताल्लुक़े आ रहे हैं घोराबरी और केटी बंदर और मीरपुर सर, इन ताल्लुक़ों में ये जो यूनियन काउंसिल्स आ रही हैं ये सब हार्ड एरियाज़ में फॉल कर रही हैं। ठीक है, फिर सुजावल की ये 3 जो रीजन्स हैं, कड़ोचन, शाहबंदर, जेटी और इसमें ये सारा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दी हार्ड एरियाज़। और हार्ड एरियाज़ का तो आप लोगों को पता है ना, वैसे ही अभी जो 33% वाला हुआ है मामला, इनको तो वैसे रिलैक्सेशन काफ़ी मिली। अब अच्छी मिली या गलत मिली, अब इसके ऊपर अभी फ़िलहाल अब बहस नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें मेरे दिल में भी है, लेकिन खैर अपना अपना परसेप्शन होता है। बहरहाल अब जो भी डिसीजन हो चुका है, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद दैट। इसको बंद करके अब मैं आ रहा हूँ टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी के ऊपर। ये आपके सामने टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके मैं जाता हूँ, फिर आपको कुछ पॉइंट्स समझाते हैं इसमें। ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी है 2021 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए। ठीक है, इनका ये इंडेक्स आप देख लें, ये पूरा इन्होंने इंडेक्स दिया हुआ है और कुछ तकरीबन ये 20-21 पेज हैं, सॉरी 19 पेज हैं ये। ठीक है, 19 पेज हैं और हमारे जो काम की चीज़ इसमें आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, ठीक है, और रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं हमारे, ये काम के हैं, इसको हम पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और फिर आगे की चीज़ें भी कुछ देखते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है जनाब, आगे मैं आता हूँ जहाँ मुझे पीएचडी का मिल जाता है। ये तो रिक्रूटमेंट थ्रू थर्ड पार्टी, इनको छोड़ दें, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है जी। ये पैरा हमारे काम का है। ऑलराइट, ये आपसे कह रहा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ पीएचडी यानी प्राइमरी स्कूल टीचर विल बी मेड स्कूल स्पेसिफिक ऑन यूसी बेसिस। पहले पॉइंट तो ये हमें क्लियर है, सबको ही पहले से ही क्लियर है कि यूसी बेसिस के ऊपर होगा और आपके यूसी में जो स्कूल है वो उसी स्कूल के बेस के ऊपर रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है कि द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर पीएचडी BPS 14 शैल बी अपॉइंटमेंट filled by appointment of persons domicile in particular UC। ठीक है, वही ऊपर वाली बात है। and in case no or less number of candidates from a particular UC secure qualifying the test score, then vacancies available in the particular UC shall be filled by appointment of candidates from, ये पॉइंट है, neighboring UC in the same तालुका, and if no candidate or less number of candidate are available from neighboring UCs, then vacancies shall be filled by appointment of candidates from other UCs in the same तालुका। ठीक है, बहुत सारे लोग ये पहले से समझ गए होंगे, इसको थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ उर्दू में। ये आपसे कह रहे हैं कि अगर आपकी UC के अंदर, चलो उसको ऐसे करते हैं, UC नंबर 1, ठीक है, UC नंबर 1 के अंदर जो है वो 5 वैकेंसीज़ थी, लेकिन पास होने वाले जो हैं वो सिर्फ 3 थे। तो उन 3 को तो मिल गए, बाकी वो 2 वैकेंसीज़ रह गई। ठीक है, अब UC नंबर 2 में हाल ये है कि कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वहाँ पे पास होने वाले 2 लोग मौजूद हैं। तो उन 2 लोगों को जो है वो इस नेबरिंग UC के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ पे उनको जॉब दे दी जाएगी। ठीक है, आई समझ में बात। और अगर उस UC में भी नहीं मिलते, UC नंबर 2 में भी नहीं मिलते, तो वो UC नंबर 3 में देखेंगे कि वहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया क्या है। वहाँ पे अगर 2 बंदे उनको मिल जाते हैं पास होने वाले, तो उसको उठा के वो UC नंबर 1 में उसकी 5 वैकेंसीज़ को फिल आउट कर देंगे। इस तरह से पूरा प्रोसेस चलेगा। UC टू UC ये लोग जा सकते हैं विद इन अ ताल्लुका, पूरे ताल्लुका में जा सकते हैं सारी उसको वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए। तो इस हवाले से काफ़ी चांसेस बन सकते हैं। तो वो लोग जो कह रहे हैं कि सर हमारे UC में तो कोई स्कूल ही नहीं लग रहा, या कोई आप कह लें कि वैकेंसी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, तो हम क्या करें। तो चांस है बिल्कुल, ऑब्वियसली। दूसरी जो UCs हैं वहाँ पे अगर कोई वैकेंट पोजीशन पे चांस बनता है तो आपको वहाँ से प्लेस कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा ताल्लुक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चांस लग जाएगा। सो उम्मीद जो है वो पकड़े रखें। ठीक है, आई समझ में बात। और ये यहाँ पे कह रहा है कि नेबरिंग UCs का मतलब भी यही है कि बॉर्डरिंग UCs इन द सेम ताल्लुका। इन केस देर आर मोर देन 1 नेबरिंग UCs, अगर एक से ज़्यादा नेबरिंग UCs हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 UCs एक साथ ही हैं, तो फिर उसकी कंबाइंड मेरिट लिस्ट जो है वो बना के दे दी जाएगी। मेरिट लिस्ट का मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध खुद बना के देगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को भी प्रोसेस होने दें। जो काम की चीज़ है वो मैं आपको भी आगे बता देता हूँ क्या करना है। ठीक है, यानी यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अभी हमने जो ये टेस्ट क्लियर किया है, सो दैट्स नॉट द फाइनल थिंग। अभी टेस्ट क्लियर करना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, अभी तो UC वाइज भी देखा जाएगा कि कितने लोगों ने टेस्ट पास किया है या नहीं किया है। उसकी आगे मैं एक्सप्लेनेशन उसकी कर दूंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं।
यहाँ पे इसी सेक्शन के अंदर आपको ये कह रहे हैं कि द नेबरिंग यूसीज विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट इन द यूसी वेयर नो और लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम द पर्टिकुलर यूसी क्वालिफाइड टू द टेस्ट। सही है, ये वही बात, नेबरिंग यूसीज वाले जो पहले से ही तैयार हैं, बैठे हैं कि भाई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है तो हम दूसरी यूसी से बंदे ला के वहाँ पर भर्ती कर दें। ये पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 3, द PhD शैल रिमेन इन प्राइमरी स्कूल थ्रू आउट द सर्विस। ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल टीचर है ना वो उसी स्कूल के अंदर रहेगा थ्रू आउट जो भी उसकी सर्विसेज जा रही हैं। देयरफॉर सर्विस स्ट्रक्चर में बी क्रिएटेड फॉर कैरियर प्रोग्रेशन ऑफ PhDs इंस्टेड ऑफ अलाउइंग दैम प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ GST HST SST। जी बिल्कुल, तो अब क्योंकि वो बंदा उसी प्राइमरी स्कूल में, वो लड़का या लड़की उसी प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ाता रहेगा तो उसकी प्रमोशन भी तो होनी है ना, लेकिन उसकी प्रमोशन जो है वो GST या HST या SST टीचर की पे नहीं करेंगे। लाइक ऐसा नहीं है कि उसको प्रमोट करके GST में कर देंगे, नहीं, यहीं PhD में रहते रहते इसी डेजिग्नेशन के अंदर उसको और प्रमोट करेंगे। कैसे, वो आगे बता रहा है, द पोस्ट ऑफ सीनियर प्राइमरी स्कूल टीचर, यानी कि अगर वो सीनियर हो गया पढ़ाते पढ़ाते तो उसको प्रमोट करके सीनियर प्राइमरी स्कूल टीचर कर देंगे और उसको BPS 14 से BPS 16 कर देंगे, लेकिन डेजिग्नेशन वही है प्राइमरी स्कूल टीचर, बस प्रमोशन हो रही है। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा अगर और सीनियर हो जाता है वो उसी स्कूल में रहते रहते तो पोस्ट उसको और आगे दे दी जाएगी, हेड या चीफ प्राइमरी स्कूल टीचर, जो कि BPS 17 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी तरक्की इसी पोस्ट के ऊपर आगे होती रहेगी। ठीक हो गया, सही है। और फिर आगे फिर ये कह रहे हैं कि इन व्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्ट्स रिसीव फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड डायरेक्टरेट ऑफ द करिकुलम असेसमेंट एंड रिसर्च सिंध दैट द न्यूली recruited teachers hired through third party all are also fluent in English and have a knowledge of science, but they are lacking in ability to teach students other subjects like social studies, general science, Islamiyat in their mother tongues. ठीक है, a committee of syllabus by experts on the recommendation of the committee test will be conducted in 3 major parts. General science, अच्छा ये तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बारे में बताया गया, इससे हमारा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी मतलब कि जो अथॉरिटी टेस्ट लेगी या IBA वालों के लिए था कि आप इसमें से मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश मदर टंग और इसमें से आप जो है इस्लामियत, इसमें से आप टेस्ट लें। देखें यहाँ पर कहीं भी इथिक्स नहीं लिखा हुआ। ये जो PhD में मामला हुआ है ना इथिक्स वाला, इसके ऊपर मेरा भी बड़ा दिमाग घुमा हुआ है। वाई यार, क्यों इथिक्स दी, हमने नहीं पढ़ी थी इथिक्स। खैर चलें आगे चलते हैं। ये EST वाले हैं, इनको छोड़ दें, अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स। आगे चल रहे हैं हम, यस दिस वन JST, ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम चीज़ है। आप देख लें, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स विल बी मेड स्कूल स्पेसिफिक ऑन UC बेसिस। वही वाली बात जो PhD वाली है, पूरा का पूरा मिरर इमेज है, UC बेस के ऊपर होगा सब कुछ। जो PhD की एक्सप्लेनेशन है सेम, वही GST की ही एक्सप्लेनेशन है, सब कुछ है। अच्छा आगे चल रहे हैं इसमें। अच्छा ये SST वालों का आ गया है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको छोड़ दें, हमारा काम नहीं है इसमें। रिक्रूटमेंट ऑफ अदर कैडर टीचर्स, ये भी हमारे काम की चीज़ नहीं है। जो 2 मेन काम की चीज़ें थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम एलिजिबल हैं जब तो हमने दे दिया। देखो डॉक्यूमेंटेशंस की जब बात आएगी तो फिर मैं और इसको डिटेल से बता दूंगा, अभी मैं नहीं बता रहा फ़िलहाल। ओके ठीक हो गया, ठीक हो गया। और नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। थर्ड पार्टी नहीं, ये भी नहीं है। ये DOs वगैरह का रोल ठीक है, सिलेक्शन कमेटी का रोल। और चलें आगे चलते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का रोल, ये तो सब इनका है। ये डिसेबल पर्सनस या माइनॉरिटीज़ जो आ गई हैं, रिजर्व कोटा फॉर फिज़िकली चैलेंज पर्सनस, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन, इसके ऊपर वैसी ये 5% कोटा तो वैसे ही उनको मिल चुका था। ठीक है ना, अभी देख लें, पढ़ लें ये सारा। द नेचर ऑफ डिसेबिलिटी विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ CNIC इशूड बाय नायद्रा फॉर स्पेशल पर्सन हैविंग अ लोगो ऑफ व्हील चेयर और बाय डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ सोशल वेलफेयर से मिल जाता है। 5% रिलैक्सेशन, 5% स्टेशनरी कोटा इनके लिए मैं वो था। ये लोग पढ़ लेगा आप लोग जिसको, ठीक है। अच्छा अब ये माइनॉरिटीज़, सेम माइनॉरिटीज़ का भी है कि 5% स्टेशनरी कोटा जो है वो रिज़र्व किया गया था। और असल में ये जो कैबिनेट की भी जो डिसीजन आया इसके अंदर माइनॉरिटीज़ और डिसेबल पर्सनस की वैसी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। तो इसको जिसको पढ़ना हो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये स्पेशल कोटा था माइनॉरिटीज़ का और डिसेबल पर्सनस का। वुमेंस, अच्छा देखें वही बात है कि ओनली वुमेन विल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट्स अगेंस्ट द पोस्ट इन गर्ल्स स्कूल। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स स्कूल के अंदर हम मेल को भी डालेंगे। एंड मैन विल बी
एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट अगेंस्ट पोस्ट इन बॉयज़ स्कूल। ठीक है, तो गर्ल्स वुमेंस जो हैं वो गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ाएंगी और मैंस जो हैं वो बॉयज़ स्कूल में ही पढ़ाएंगे, ये इन्होंने कह दिया है। अनलेस एंटिल कि अगर कोई एजुकेशन वाला कोई स्कूल है, लाइक इन केस ऑफ मिक्स्ड स्कूल्स वेयर गर्ल्स एंड बॉयज़ आर स्टडिंग टुगेदर, 15% स्टेशनरी कोटा ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन स्ट्रेंथ्स ऑफ ईच पोस्ट विल बी रिजर्व फॉर वुमेन। तो जहाँ पर अगर दोनों पढ़ाए जा रहे हैं तो वहाँ पर 15% कोटा, अभी कितना बनेगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि 15% उसको एजुकेशन वाले स्कूल के अंदर कितना बनेगा, लेकिन वहाँ पर यही कि 15% कोटा मिल जाएगा और ऑब्वियसली वहाँ पे बॉयज़ भी पढ़ाएंगे बिकॉज को एजुकेशन है। द रिजर्वेशन ऑफ कोटा शैल बी मेड ऑन टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ लेस दैन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्किंग अगेंस्ट द कोटा। ये सब सिंध गवर्नमेंट करेगी, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो खुद ही देखेंगे कि किस हिसाब से वैकेंसी बन रही है। सिलेक्शन प्रोसेस तो पता है, एडवर्टाइजमेंट हुई, सब ने अपनी अपनी एप्लीकेशन जमा कराएं, सब बड़े पूरी उम्मीद थे, खूब तैयारी करी, पेपर दिया फिर बड़े मसले हो गए। अच्छा, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये भी थर्ड पार्टी करती है। रिटन टेस्ट हमारा हो चुका है। वेरिफिकेशन ऑफ द क्रीडेंशियल्स जी, कोई साहब थे वो कह रहे थे कि सर इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिएगा, मैं अभी बता देता हूँ आपको। वेरिफिकेशन ऑफ क्रीडेंशियल्स का मतलब है आपकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं, ठीक है, ओरिजिनल डिग्रीज़ हैं, आप उनको हैक से वेरीफाई करा लें, अभी से करा लें। मैं तो आपको अभी से ही कहूँगा। ये आपसे यही कह रहे हैं कि द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट देयर वेरीफाइड एजुकेशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स डिग्रीज फ्रॉम हैक एंड फ्रॉम द कंसर्न इंस्टीट्यूट ऑफ हैक टू द डिविजनल डिस्ट्रिक्ट। यानी इन लोगों को आप प्रोवाइड करोगे अपनी हैक से अटेस्टेड जो आपकी डिग्रीज़ हैं डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी को विद इन द 3 वीक्स ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट। यानी रिज़ल्ट अनाउंस होने के 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है वो अपनी वेरीफाइड डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट्स जो है ना हैक से, वो इनको सबमिट करानी है। अच्छा, मैं ये सब ऑनलाइन हो जाता है काम, ठीक है। ये हायर एजुकेशन कमीशन की पाकिस्तान की जो है ये वेबसाइट खुली हुई है, ठीक है। यहाँ पे अटेस्टेशन ऑफ डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट्स जो भी आपके हैं आप सब करवा लें, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर मैं अलग से भी कुछ दिनों बाद मैं वीडियो बना दूंगा किस तरह से करना है। आपकी सारी डिग्रीज़ वगैरह जो ये हो जाएंगी। ये कह रहे हैं आपसे कि इसकी फ़ीस भी लिखी होती है ना, हाँ ये रही। अटेस्टेशन ऑफ फीस फॉर ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज़ 1000 एंड फॉर ईच फ़ोटो कॉपीज़ 700। ये कह रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन ये हैक वाले करके देंगे आपको 1000 रुपये में पर डॉक्यूमेंट। यानी आपको अगर अपनी डिग्री और अपना पास सर्टिफिकेट दो ही कराने हैं तो 2000 रुपये लगेंगे, और अगर आपको फ़ोटो कॉपी करानी है तो उसके 700 लगेंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि हैक अटेस्ट द फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट्स ओनली आफ्टर द अटेस्टेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। पहले ओरिजिनल वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर ये वेरीफाई कर देंगे। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, घबराने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान नहीं होना। अभी मेरिट लिस्ट का वेट करो, देखने दो अभी क्या मामला आगे जा रहे होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इंटरव्यू, वो कैंडिडेट्स आप में से जो पूछ रहे थे कि सर इंटरव्यू का क्या सीन होगा, तो भाई सीन्स कुछ ये हैं कि इंटरव्यू बिल्कुल होगा। अब देखो इन्होंने 17.6 में लिखा हुआ था कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड ऑफ। अच्छा, उससे एक पॉइंट ये मैं मिस कर गया, ये वाला। ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड विद रेस्पेक्ट ऑफ देयर अवेलेबल नंबर्स ऑफ सीट्स इन डिस्ट्रिक्ट टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो फ़ौरन आपको काम करना है। बट आई बिलीव कि आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार मैं इंशाल्लाह हो जाऊंगा सक्सेसफुल, मेरा मेरिट लिस्ट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी यूसी वाइज उसमें नाम आ जाएगा, तो आप ये प्रोसेस अभी से स्टार्ट कर दिएगा हैक वाला, सही है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा तो आप लोगों को और फ़ायदा हो जाएगा इससे इंशाल्लाह। ओके, 17.16 के अंदर ही इंटरव्यू का ही कह रहे हैं, द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर टू देयर रैंकिंग। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट इज़ द कैंडिडेट विद द हाइएस्ट टोटल स्कोर, देयरफॉर कैंडिडेट रैंक्ड 1 विल बी कॉल्ड फर्स्ट बाय द डिविजनल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी, सही है। अब उस यूसी के अंदर अगर 10 बंदे सेलेक्ट हुए हैं और पोस्ट 5 हैं, तो उन 10 के 10 को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू द हायरार्की, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। यानी जिसने अगर सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो पहले उसको बुलाएंगे, फिर उससे कम वाले को सेकंड पे, फिर उससे कम वाले को सेकंड पे, ऐसे उन पूरे 10 को बुलाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू में अगर रह जाता है तो आई बिलीव कि उसको फिर शायद सीट ना मिले या उसको फिर कहीं और एडजस्ट किया जाए। इसकी इतनी कोई क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी भी नहीं है। खैर ये पॉइंट पढ़ते हैं क्या है। इफ़ एनी कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू डज नॉट अपीयर, अगर वो बंदा अपीयर ही नहीं हो रहा बिफोर डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ही विल बी रैंक्ड एज एब्सेंट एंड हिज कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर्ड। जाहिर सी बात है वो नहीं होगा। अब ऐसा है कि 5 सीट्स के अंदर जो है वो 10 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से
5 को तो उनको देनी है ना, बाकी जो 5 बचेंगे इंटरव्यू के बाद उनको किसी और यूसी में अलॉट करेंगे। मुझे तो यही लग रहा है, आई बिलीव कहीं ना कहीं किसी दूसरी यूसी में अलॉटमेंट हो जाएगी, कहीं ना कहीं अल्लाह ताला जगह बना देगा। सो रेडी रहें, ठीक है। बाकी ये वही है, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स for different categories will be school specific and UC taluka based. The offer of the appointment letter shall be issued to the candidates in order of the merit and subject of the number of vacancies available. ठीक है। passing of test does not make any candidate eligible for the appointment। देखा आपने, आ गया ना पॉइंट। the passing of test does not make any candidate eligible for appointment automatically but will be subject to availability of vacant positions and the fulfillment of other conditions। एक बंदा पास हो गया है लेकिन उसकी हैक की वेरिफिकेशन नहीं हुई है सपोज़, तो वो अभी नहीं आया भाई पोस्ट पे, और आप पास हो गए लेकिन आपकी यूसी में कोई वैकेंसी नहीं बन रही है, और अल्लाह ना करे कहीं भी कोई वैकेंसी नहीं बन रही है, किसी भी और यूसी के ज़रिए भी आपको नहीं मिल रही, तो वो पासिंग वाला क्राइटेरिया आपका वो फ़ायदा नहीं देगा कुछ इतना, ठीक है। तो पासिंग वाला पार्ट तो अभी पहला पार्ट है, हम हो गए। अब अलॉटमेंट वगैरह होगी इधर उधर यूसीज़ में, आसपास देखेंगे कहाँ आपको एडजस्ट करते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। तो ये अभी 2-3 क्राइटेरियाज़ और हैं। अपनी डॉक्यूमेंटेशन ना प्रॉपर रखा करें हमेशा। एक अपनी अलग फ़ाइल बना लें, मैं आपको अपनी फ़ाइल दिखा दूंगा, कभी इस तरह से एक फ़ाइल बना लें, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर हो, ताकि फिर भागना वागना ना पड़े आपको, ठीक है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन क्लोज्ड टीचर डेफिशिएंट प्राइमरी एलिमेंट्री मिडिल, जो भी स्कूल है, एज द केस में भी, जो भी केस होगा, ठीक है। देयर इज़ नो, अरे भाई एक मिनट, क्या कह रहा है, देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ ट्रांसफ़र एंड दे विल हैव टू सर्व इन द सेम स्कूल। कोई ट्रांसफरेंस नहीं होगी, अगर आप अपने यूसी के अंदर आपको जॉब मिल जाती है आप वहीं काम करोगे, ठीक है। या आपको अगर कहीं नेबरिंग दूसरी यूसी में जॉब मिल जाती है तो वहाँ से कोई ट्रांसफरेंस का मामला नहीं है भाई, फिर वहीं काम करोगे। अबे भाई कहीं भी काम करवा लो, कर लेना, ठीक है। ये मत सोचना नहीं घर के पास वाले घर कॉलेज में या स्कूल में ही काम करूँगा, ठीक हो गया। अच्छा ओके, और क्या चीज़ है, और क्या रह गया, बस ये फॉर्मेट्स वगैरह हैं, ये आप तो वही है 45% वाला चक्कर तो ख़त्म हो गया है। और हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सारे फॉर्मेट्स हैं। और क्या रह गया, कैंडिडेट्स फॉर हार्ड एरिया ये भी हो चुका है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। एनीथिंग एल्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, दे ही ना दें कहीं ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। खैर अच्छा, दैट्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जो हमारी अभी इस वक्त के लिहाज से जो है वो इम्पॉर्टेंट थी, उसको उन पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर दिया है। इसको देखें, अच्छी तरह से समझें और ये काम करवा लें सबके सब जो कि पास हो चुके हैं। मैं बोलता हूँ कि जितने भी लोग पास हो चुके हैं ना, छोड़ो मेरिट लिस्ट का, ये काम करवा लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है। एंड थैंक यू टू दैट पर्सन, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि सर इसको थोड़ा हाईलाइट कीजिए। बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने डॉक्यूमेंट्स आप वैसे ही ना वेरीफाई करवा के रखें, सही है। सो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी काम आई होगी हार्ड एरिया से रिलेटेड और इससे भी रिलेटेड। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर्स, अल्लाह हाफिज़।